अस्सलाम वालेकुम। आज हमारे साथ हमारे एक और एप्लीकेंट है जिनका जो वीज़ा है ग्रांट हो चुका हुआ है। तो हम आपके लिए इनसे कुछ क्वेश्चंस वगैरह करेंगे जिनके आपके लिए उनका आंसर लेंगे। तो अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप? और ठीक है। सबसे पहले तो हमारे ऑडियंस के लिए अपना एक इंट्रोडक्शन आप करवा दें, आपकी क्वालिफ़िकेशन के हवाले से आपने क्या किया हो चुका है? मेरा नाम हबीब अहमद और मैंने बैचलर्स किया इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी से मैं लाहौर गेट यूनिवर्सिटी से। और मुझे जो एडमिशन मिला था फर्स्ट ऑफ ऑल ऑस्ट्रिया में, वो जेकेयू से मिला था। और मैं बहुत सा मास्टर्स इन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, उसके बाद मुझे एक और एक्सेप्टेंस रिसीव हुई थी, वो थी टीम ज्ञान से। अच्छा, मुझे मास्टर डेटा साइंस का जो मैं भी परसों कर इंशाल्लाह वहाँ पे शुरुआत यानी कि आपको 2 अलग-अलग यूनिवर्सिटी से आपको एक्सेप्टेंस मिल रहा है। अभी आप इसको परस्यू कर रहे हो? अभी मैं इंशाल्लाह वहाँ पे मास्टर्स इन डेटा साइंस करूँगा टीयू ज्ञान। ओके, हो गया। और आपका सीजीपीए कितना था बैचलर्स के अंदर? 3.42। ठीक हो गया। अच्छा, एक और क्वेश्चन है, क्या ऑस्ट्रिया के साथ-साथ पैरेलल में आपने किसी और कंट्री का भी करवाया था या सिर्फ आपने ऑस्ट्रिया को नहीं, स्टार्ट मैंने किया? सिर्फ ऑस्ट्रेलिया को ही स्टार्ट किया था, लेकिन मैं चाह रहा था कि मैं किसी और भी बैकअप को लाइक कंसिडर करूँ। तो एज़ अ बैकअप मैंने यूके को और फ्रांस का भी मैंने प्रोसेस स्टार्ट किया था, लेकिन मैं उसको ड्यू टू सम रीज़न मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सका। और बिगिनिंग ऑफ 2025 में मैंने ऑस्ट्रेलिया को ही यानी इसको प्रॉपर्ली आपने कंटिन्यू कर लिया। ठीक हो गया। तो इसमें ऑस्ट्रिया का जो आपका प्रोसेस ओवरऑल हुआ है आपको पता ही है। तो इसमें कोई ऐसा हर्डल जो आपको फेस करना पड़ा हो जहाँ पे आप डिसअपॉइंट हो गए हो? कुछ बताना चाहो? हाँ, वो सबसे सबसे ज़्यादा जो बच्चों को परेशान करने वाली चीज़ तो एकदम से पीसीसी की पॉलिसी चेंज हो गई थी। हाँ, बिल्कुल। पीसीसी की पॉलिसी ये चेंज हो गई थी, जब वो कह रहे थे कि हम आपका पीसी जो है ना 12 मंथ से अगर ओल्ड हो गया तो हम आपको एक्सेप्ट नहीं करेंगे। अब मुझे जो सबसे ज़्यादा परेशानी थी मेरी, अब आगे जो है ना अपॉइंटमेंट आ रही थी मई में। अब हुआ कुछ यूँ कि मेरा पीसीसी 12 मंथ से ओल्ड तो नहीं था, लेकिन वो पहले लीगलाइज़ नहीं था, वेरिफाइड था। तो मुझे थोड़ी-सी समझे कन्फ्यूजन थी, वो ये थी कि मेरा पीसीसी अगर वो एक्सेप्ट करेंगे या नहीं। तो मैंने बैकअप के ऊपर जो है एक और अपॉइंटमेंट ले ली थी बीएफएस की, इन केस अगर वो एक्सेप्ट नहीं करते, मैं दोबारा से वेरिफिकेशन और लीगलाइजेशन में डाल देता। लेकिन हुआ कुछ यूँ कि लगी करनी ऐसी, तो वो उन्होंने एक्सेप्ट कर लिया और सेम डे लीगलाइज कर दिया। चलिए, बेहतरीन हो गया। एक मिथ या एक रूमर आप कह सकते हैं जो कि ना अक्सर एप्लीकेंट्स के माइंड में होता है कि अपॉइंटमेंट नहीं मिलती ऑस्ट्रिया में। इसमें आप क्या कहना चाहोगे? अपॉइंटमेंट का इशू है। अब उसमें ये होता है कि आप अपनी टाइमलाइन को डिसाइड कैसे करते हैं। अब मैं अगर आपके साथ अपना केस डिस्कस करूं, तो मेरे जब डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं थे, तो मैंने अभी एक टाइमलाइन पूरी डिसाइड कर ली थी। अब मैंने एक्सपेक्ट ये किया था, मेरी एक्चुअली जून में अपॉइंटमेंट थी वेरिफिकेशन की, और मुझे लीगलाइजेशन की अपॉइंटमेंट एक्सपेक्टेड थी कि मैं बाय द स्टार्ट ऑफ 2025 मिलेगी, और ऐसे ही हुआ। बाय द एंड ऑफ जनवरी मुझे अपॉइंटमेंट मिली। लेकिन मैंने आरपी के अपॉइंटमेंट्स जो है ना, मैंने जुलाई में रिक्वेस्ट कर ली थी। ठीक है। क्योंकि मुझे था कि मैं बाय द एंड ऑफ जनवरी के मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज होते हैं, तो मैं समर इंटेक के लिए अप्लाई करूंगा, और कंसीडर मैंने विंटर इंटेक करनी थी। सही। और मेरे पास जो आरपी की अपॉइंटमेंट थी वो पहले 25 मार्च की थी। तो मैंने जब देखा कि नहीं, मैं 25 मार्च को जो है ना चीजें अपनी नहीं कर सकती, तो मैंने रिक्वेस्ट की थी एम्बेसी को कि मुझे बाय द एंड ऑफ मई जो है ना अपॉइंटमेंट दी जाए। तो मेरी 27 मई की सेकंड अपॉइंटमेंट, तो मैंने सारी चीजें फिर कंसीडर की। अब उसमें कुछ यूँ था कि ऐसा होता है कि जब आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज भी होते हैं, तो अचानक से एक और यूनिवर्सिटी की तरफ से, ऑस्ट्रिया की तरफ से एक रिक्वायरमेंट ऐड हो गई थी आइल्स की, पहले जो कि नहीं था, 2024 में नहीं था। ऐसे ही है। फिर मुझे अचानक से आइल्स करना पड़ा, मुझे 15 दिन वहाँ पे लगाने पड़े। तो अल्हम्दुलिल्लाह आइल्स में मेरे 7 बैंड्स आए। तो मैंने वो कुछ चीज़ों को कंसीडर करते हुए बाय दी एंड ऑफ अप्रैल मुझे एडमिशन लेटर भी आ गया था, और ये सारी चीज़ें फिर मैंने नई अपनी आती फाइल की थी। तो टाइमलाइन मैंने सबसे पहले अपनी पूरी खुद से रखी थी। इवन दो कि मुझे हेल्प आउट किया था, लेकिन फिर भी टाइमलाइन मैंने खुद डिसाइड की थी कि मैंने किस तरह चीज़ों को लेके जाना है। यानी कि एक चीज़ है कि अगर आपने ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना है तो आपको मेंटली रेडी होना होगा कि यहाँ पे टाइम आपको लगता है वो आपको इन्वेस्ट और वो आपने टाइमलाइन आपने पहले सोच के रखी है। अगर कोई बच्चा आगे 2026 को कंसीडर कर रहा है, तो अब उसने देखा अगर मैं आज अप्लाई करता हूँ, तो बाय द टाइम कब तक जो है मेरी चीजें जो है ना रेडी हो जाएंगी। अब आपको पता है कि एक नॉर्मल टाइम है लीगलाइजेशन का, वो है 2 to 6 मंथ्स, बिल्कुल। 7 मंथ्स भी है। तो आप ये कंसीडर करेंगे ना कि आप नेक्स्ट विंटर इनटेक में जाएंगे, अगर आपकी अपॉइंटमेंट अभी है भी, तो आप ये देखें कि आप बाय दी स्टार्ट ऑफ 2026 आपके पास लीगलाइज डॉक्यूमेंट्स होंगे। आप समर इंटेक के लिए अप्लाई करते हैं। इवन तो ऐसा होता है कि ऑस्ट्रिया में ये है कि जो यूनिवर्सिटीज हैं वो आपको मल्टीपल इंडेक्स का लेटर देती है। अब अगर आपको समर का भी मिलता है तो वो विंटर में वैलिड होगा। बिल्कुल। ठीक है, मल्टीपल आपके पास यूनिवर्सिटीज है, जैसे टीयू गयाना है, जेक्यू है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राम है, टीयू ग्राम है, यूनिवर्सिटी ऑफ ग्राम है। तो आप कोई ऐसी यूनिवर्सिटी चूज करें जहाँ पे मल्टीपल इंटेक्स वाला आपके पास एडमिशन लेटर हो। आप जब अगर आपके पास अल्लाह करे समर का आ गए,
लेकिन आपने जो अपनी आरपी है उसको कंसिडर करना विंटर के लिए, क्योंकि आप इतनी जल्दी नहीं कर सकते, क्योंकि वो टाइमलाइन आपके पास बहुत शॉर्ट होती है, तो वीजा ग्रांट और आरपी अप्रूवल थोड़ा टाइम ले सकते हैं आप यानी कि अगर आप पहले से एक प्लान लेके चलो तो आपके लिए चीजें काफी अगर आप अनप्लान चलेंगे तो आपको हर्डल्स आएंगी, और मैंने अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ों को प्लान करके रखा अपने लिए, तो मुझे हर्डल्स ऐसा चाहिए हैं। थोड़ी सी परेशानी होती है अगर रिक्वायरमेंट चेंज हो जाए, तो आप उनको बाद में कवर अप कर लेते हैं थोड़ी बहुत। अगर मैंने एक और भी सेकंड चांस भी दिया था ना, अगर मेरे पास जो मेरा बीसीसी वाला इशू था अगर वो मेरे पास नहीं होता, तो मैंने उसके लिए बैकअप के ऊपर, जिस तरह मेरी अपॉइंटमेंट थी आरपी की 27 में, मेरे पास 16 जून की वेरिफिकेशन अपॉइंटमेंट थी दोबारा से की, जो कि मैंने बैकअप पे रखी थी कि अगर मेरा बीसीसी वो नहीं करते तो मैं उसको कर। अब उसमें एक और भी ऑप्शन थी अमेंडमेंट फॉर्म वाला, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह वो हो गया, जरूरत नहीं पड़ी। तो आपने सबसे पहले तो इन्फॉर्मेशन, राइट इन्फॉर्मेशन और राइट टाइम, अगर आपके पास ये दोनों है तो आपके लिए चीजें मुश्किल नहीं। बिल्कुल। राइट इन्फॉर्मेशन से याद है कि एक तो पहला आपको बोला आपने यूके में भी किया हुआ है, फ्रांस में भी किया था, तो ऑस्ट्रेलिया वाले से आपको कहाँ से पता चला? थ्रू सोशल मीडिया या आपको कोई रेफरेंस की बेस पे वहाँ पे गया है? और अगर आपको मौका मिले इन तीनों कंट्रीज में या और बहुत सारी कंट्रीज पे इंक्लूड करते हुए ऑस्ट्रेलिया के साथ, तो क्या आप दोबारा अपना ऑस्ट्रेलिया पर स्टार्ट कर पाओगे या फिर आप किसी और कंट्री को चूज करोगे? मैं आपको बड़ी मजे की बात बताता हूँ, हम 3 दोस्त, तो जब हम यूनिवर्सिटी से ग्रेजुएट हुए हमें बोला कि यार हमें परसू का, सबसे पहले हमने फिनलैंड को कंसिडर किया। अच्छा। फिनलैंड की 18 जनवरी डेट खत्म चली गई, तो अब हमने बोला कि हमने करना है जो मर्जी हुई, तो हम कंसिडर कर रहे थे कम बजट, तो बताया किसी ने कि जी ऑस्ट्रिया कंसिडर कर सकते हैं, हमने बल्कि WSL की वीडियो देखी। अब हमने जब देखा कि कंट्रीज कौन कौन से यूरोप में, तो हमने WSL की वीडियो देखी और हम 3 दोस्त हैं आ गए। इन्होंने हमें गाइड किया जिस तरह टाइमलाइन है थोड़ी सी इसकी 1 साल, लेकिन ये है कि आपका एक्सपेंस सेंटर 1 मिलियन, तो हमने प्रोसेस स्टार्ट कर दिया। अब जब प्रोसेस स्टार्ट कर दिया तो मल्टीपल और भी ऑप्शन थी जिनको हम कंसिडर कर सकते थे, लेकिन ऑस्ट्रिया एक ऐसी ऑप्शन थी जिसको हम असल में हम स्टूडेंट से, तो हम चाहते थे कि हमारे जो पेरेंट्स हैं उनके एक्सपेंस कम लगे और हम खुद से चीज़ों को मैनेज करें, और अल्हम्दुलिल्लाह ऐसा किया भी। और यूके का भी, अब वो मेरे दोनों दोस्त यूके हैं। अच्छा। तो जनवरी इंटेक में चले गए। इशू ये था वो कहते थे कि यार अभी हमारे पास डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं है, हमने इसी इंटेक में पाया जाना है, हमारे पास और हम वेट नहीं कर सकते। अब मैंने उनसे तकरीबन 7 मंथ ज़्यादा वेट किया और अल्हम्दुलिल्लाह चीज़ें अब मेरे लिए भी लाइक वर्कआउट कर रही हैं। अभी नेक्स्ट ये उसके मुकाबले यहाँ पे फीस आप कुछ भी नहीं है, फीस भी नहीं है, और मेरा अगर उन्होंने 55 लाख लिया, ओके, और उसकी निस्बत अगर मैं देखूं तो मेरी 50 लाख की स्टेटमेंट थी और 5 लाख ही मेरा लगा, बाकी जो आपके लगते हैं वो आपके अकोमोडेशन और ये चीज़ों पे वो आप कहीं ना कहीं से कर लें। यानी कि ओवरऑल टोटल कॉस्ट अभी तक आपका हॉस्टल में कितना आ चुका है? जो मैंने, अगर मैं आपको ये बताऊं कि सारी चीज़ें मिला के डॉक्यूमेंटेशन IELTS भी इसमें मैं कवर अप करूंगा, क्योंकि मुझे अचानक से IELTS आना पड़ा, तो मेरा तकरीबन 90,000 तो उस पर आ गया। तो ये सब कुछ मिला के जो मैंने अभी तक काउंट किया है अराउंड 9 लाख, ठीक है, उसमें मेरा जो आप कहते हैं सिक्योरिटी अकोमोडेशन वो इंक्लूड करके जी, और उसका अगर मैं रेंट करूं तो वो 11 लाख तकरीबन। ठीक है, यानी कि अगर किसी ने हॉस्टल जाना है तो वो तकरीबन 7 से 10 लाख के इन बिटवीन। एग्जैक्टली, क्योंकि हम अगर 7 लाख तब करेंगे जब आप उसमें टिकट्स और ये चीजें इंक्लूड नहीं करते। बिल्कुल ठीक है। अब इसमें ये होता है कि आपकी अपॉइंटमेंट्स के ऊपर जो है ना वो कॉस्ट थोड़ी सी वेरी कर रही थी। अभी रिसेंटली वीजा डी की जो फी थी वो 150 यूरो से 190 यूरो, हाँ बिल्कुल, तो उसमें डिफरेंस आ गया। अब ऐसा होता है कि आपके डॉक्यूमेंट्स भी ज्यादा हो जाते हैं। कुछ ऐसे स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने अपना 2 दफा जो है ना PCC वेरीफाई के बाद अच्छा खासा रुपीस यानी 1 से 2 लाख का मार्जिन आप हमेशा रखें। एग्जैक्टली, तो वो अंडर 1 मिलियन हो जाता है। अभी भी अगर आप कंसीडर करेंगे तो बाय द एंड ऑफ 2026 भी आपका बजट यही रहेगा, क्योंकि अगर यूरो के रेट ऊपर जाता भी है तो आप इतना ही समझेंगे कि इससे ऊपर ही जा सकते 1 मिलियन। तो जैसे कि आपने बोला कि WSL के बारे में आपने सोशल मीडिया पे कोई वीडियो देखी थी, आपने अप्रोच किया, तो आपका WSL के साथ एक एक्सपीरियंस कैसा रहा? जो एक्सपीरियंस आप हमारे ऑडियंस के साथ शेयर करना चाहें कि आपका सबसे पहले कांटेक्ट किसके साथ हुआ, फर्दर आपका उससे आगे सोना कैसे कंटिन्यू हुआ? मुझे स्टार्ट है क्योंकि स्टार्ट से मुझे याद है हम तीनों दोस्त थे, तो मैं तीनों को ही, हम दोनों को लाइक मैं लीड कर रहा था चीजें, वो मेरे से डिस्कस करते थे, फिर हम आ गया। तो बाय द एंड ऑफ जून हमें अपॉइंटमेंट्स हमने तीनों दोस्तों ने बुक कर ली थी। उसमें से एक दोस्त था उसकी 15 मार्च को थी, तो उसको ऐसा हुआ कि 15 मई की उसकी अपॉइंटमेंट थी, लेकिन उसको नवंबर में लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट मिल गई थी। ओके, तो मैं और मेरा एक और दोस्त था, उसकी मेरी थी जून में, उसकी अगस्त में थी, लेकिन हम दोनों को जनवरी में लीगलाइजेशन अपॉइंटमेंट मिल गई। तो चीजें हमारे लिए काफी स्मूथ थी, क्योंकि जब तक आपके डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज नहीं होते आप रोलर कोस्टर भी होता है, लाइक रोलर कोस्टर इस तरह कि आप कभी जा रहे हैं आगे, कभी पीछे आ रहे हैं, कभी आपको
आपका दिल करता है कि मैं चला जाऊँ, कभी आपका दिल करता है कि मैं प्रोसेस को यहीं पे रोक के किसी और चीज़ को कंसिडर करूँ, क्योंकि मैं समझता हूँ कि मैंने फेब में स्टार्ट किया तो जनवरी में जाके मेरे डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज हुए। मैं प्रोसेस की बात कर रहा हूँ, लीगलाइजेशन से नहीं। लाइक जब आप डॉक्यूमेंट्स रेडी करना स्टार्ट कर देते हो तो 11 मंथ्स लगे इसको। अच्छा, तो 11 मंथ्स का सब्र जो है ना, अच्छा खासा सब्र होता है। यानी अगर किसी ने हॉस्टल में अप्लाई करना है तो पहले से रेडी होना चाहिए, यहाँ Exactly. टाइम लगता है, आपको टाइम टाइम लगता है। अब मेरा 14 मंथ्स, मैं 14 तो नहीं, लाइक जब आपका आरपी अप्रूवल आया था, अब मुझे अगर मैं डेट ऑफ लीगलाइजेशन वेरिफिकेशन, जैसे मैंने डॉक्यूमेंट्स लीगलाइज वेरिफिकेशन में डाले वो थी 6 दिन, सही, और मेरा जो अप्रूवल आया वो आया है 22 जुलाई को, तकरीबन 13 माह। बिल्कुल ऐसे ही। ठीक है, वीजा ग्रांट से लेके आप बोले तो 14 माह, यानी तो 14 महीने में आपका सारी प्रोसेस सारा हो हो गया। गया। लेकिन आप उससे 6 माह पहले वाला भी ये देखें जिसमें आपने तैयारी करी, हाँ, यूनिवर्सिटी से डिग्री लेके उसको जो plan आपने एजीसी करते से हैं। आईबीसीसी से करवा के, तो तकरीबन 1.5 साल आपका लगता है, लेकिन वर्थ इट है। बिल्कुल। अच्छा, तो एक और चीज़ जो कि ना अक्सर बच्चों की ना काइंड ऑफ कहने जान जा रही होती है कि हमने उस कंट्री में अप्लाई करना है जहाँ पे वीज़ा के टाइम पे एम्बेसी में इंटरव्यू ना हो, तो क्या हॉस्टल का इंटरव्यू होता है एम्बेसी में? नहीं, ऑस्ट्रिया में कोई इंटरव्यू ना किसी किस्म का। हाँ, यूनिवर्सिटीज के लिए आपको इंटरव्यू देना पड़ सकता है। मेरा एक दो यूनिवर्सिटीज में इंटरव्यू हुआ था, लेकिन मैं वहाँ पे एडमिशन सक्सेसफुल नहीं था, लेकिन एक्सपीरियंस हुआ था मेरा इंटरव्यू का। एम्बेसी और फर्दर अगर आपका वीजा प्रोसेस में किसी किस्म का कोई इंटरव्यू, उसमें किसी किस्म का डर नहीं होता, क्योंकि यहाँ पे होता है फाइल बेस पे। आपने फाइल सबमिट करवाई, फाइल के ऊपर आपको वो भी रिजेक्शन तो नहीं आती स्ट्रेट अवे। अब भी होता है कि उसके ऊपर ऑब्जेक्शंस आते हैं, वो ऑब्जेक्शंस क्लियर करते हैं, तो बाय द टाइम आपका वो आरटी अप्रूवल तक चीजें चली गई। तो सिंपल था, प्रोसेस बहुत सिंपल था। लाइक मैंने 27 मई को शुरू किया, और अभी चीजें थोड़ी सी टफ होती हैं, ऑब्वियसली बात है, जब आपको अप्रूवल का वेट करना पड़ता है 2 जब कोई रिक्वायरमेंट चेंज हो जाती है इस तरह से। हाँ, रिक्वायरमेंट चेंज होती है तो आपको अच्छा खासा थोड़ा सा एकदम धचका लगता है कि अच्छा इसको मैं कैसे मैनेज करूंगा, लेकिन अल्लाह पे भरोसा रखने से चीजें हो जाती हैं सही से। तो जो न्यू आने वाले स्टूडेंट्स हैं जिन्होंने यूरोप में अप्लाई करना हो या स्पेसिफिकली ऑस्ट्रिया में अप्लाई करना हो, तो एक तो आप उनको क्या मैसेज देना चाहोगे, और दूसरा क्या आप उनको डब्ल्यूएससी की आवाज़ रिकमेंड करेंगे नहीं करेंगे, वो आप शेयर करना चाहोगे, कर सकते हैं। तो मैं आपको जो रिकमेंड ये करूंगा सबसे पहले कि अगर आप किसी भी कंट्री का प्रोसेस कर रहे हैं, आप सबसे पहले उसका देखें थोड़ा सा फ्यूचर में क्या चीजें आने वाली हैं, क्योंकि प्रेडिक्शंस होती है। बिल्कुल। अगर कोई समझे कि इटली है, अब इटली का सबको पता है कि मिथ तो नहीं मैं बोलूंगा, एक बना हुआ प्रेजुडिस इसको कहते हैं कि लाइक एक माहौल बना वहाँ पे कि अपॉइंटमेंट नहीं देती स्टूडेंट्स। बट अगेन आपकी सारी रिक्वायरमेंट्स पूरी हो, सब कुछ हो, आपको नहीं पता वीजा आपका लगता है या नहीं। जर्मनी या जर्मनी में आपको हाई सीजीपीए चाहिए, तो अगर आप अब यूके भी है, यूके में भी आपकी सारी चीजें क्लियर होती है। मैं ये बोलूंगा कि अगर आपकी फाइल, आपके डॉक्यूमेंट्स ट्रांसपेरेंट, आप किसी भी कंट्री का प्रोसेस करें, आपका प्रोसेस कंप्लीट हो। अगर आप किसी भी कंट्री में अप्लाई करते हैं, आपके डॉक्यूमेंट्स में थोड़ी बहुत भी हेरफेर होती है, तो आप वो सफर करेंगे। तो मेरा ये मानना है कि चाहे आप यूके करें, चाहे आप इटली करें, फ्रांस करें, ऑस्ट्रिया करें, जर्मनी कंसिडर करें, आप सबसे पहले, क्योंकि रिक्वायरमेंट्स ऐसी चीजें हैं जो कि आपकी अपफ्रंट कंट्री की तरफ से आएंगी, जो आपकी तरफ से कोशिश होनी चाहिए वो ये होनी चाहिए कि डॉक्यूमेंट्स आपके पूरे होने चाहिए। ऐसा ये होता है कि बहुत से बच्चे आईएलटीएस से बचने के लिए दूसरे रास्ते अपनाते हैं। उसमें मैंने भी देखा बहुत सारे बच्चे जो कि वो एक आजकल टेस्ट दे रहे हैं इंग्लिश के लिए, आई अच्छा, ऑक्सफोर्ड का कोई टेस्ट है, वो डैम बेस्ड है। हाँ जी, तो आप एक्स्ट्रा पे कर दें डैम बेस्ड पे। अब उसके लिए क्या होता है, आपका परमानेंट डैम है उसमें, बिल्कुल ऐसे ही। अगर वो पकड़ा जाए तो स्टूडेंट शॉर्टकट लेते हैं। मुझे ये लगता है कि जब मैंने आईएलटीएस देना था, मैं ये नहीं कहता कि डर नहीं था, वो होता है डर कि आप 60-70 हज़ार की इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं और आपके पास टाइम भी कम है, और सीजीपीए आगे सॉरी आईएलटीएस की भी रिक्वायरमेंट 6.5 है। तो आपने सारी चीजें कंसीडर करते हुए सब कुछ करना है, और डर भी होता है, एंजाइटी होती है। आप एंजाइटी को ओवरकम कर सकते हैं प्रैक्टिस, बिल्कुल ऐसे ही। आप टाइम देंगे चीजों को, चीजें आपके लिए वर्कआउट करेंगी। मैं अब डब्ल्यूएसएल का, जैसा आपने भी बात की कि डब्ल्यूएसएल के साथ क्या एक्सपीरियंस था, अगर डब्ल्यूएसएल ने मुझे कोई चीज समझे कि मेरे जो लेटर्स अगर मुझे रिकमेंड किया ना कि आप ये लिखिए, मैंने उसके ऊपर अपना होमवर्क किया सबसे पहले। अगर किसी भी यूनिवर्सिटी को कोई भी ईमेल पर रिस्पॉन्स करना है तो मैंने उसके ऊपर खुद होमवर्क किया। एक छोटा सा केस है, मैं आपके साथ शेयर करता हूँ। मुझे जब टीयू गयाना से सबसे पहले मैंने अप्लाई किया, तो उन्होंने मुझे स्ट्रेट फॉरवर्ड मेल कर दी कि आप रिक्वायरमेंट्स को मीट नहीं करते। अच्छा, मैंने उनको रिस्पॉन्स ये बोला, रिस्पॉन्स मैंने खुद किया, मैंने कंसल्ट किया, तो मैंने उनसे बोला कि आप ऐसा करें, इनको रिस्पॉन्ड करें कि अगर कोई मुझे एक्स्ट्रा कोर्स लेना पड़ता है तो मैं वो लूंगा, आप ऐसा करें कि मुझे कंसीडर करें, मेरी एप्लीकेशन को दोबारा कंसीडर किया है। उन्होंने एप्लीकेशन को दोबारा कंसीडर किया और मुझे उन्होंने 9 ECTs का कोर्स दे दिया। ओके, जब 9 ECTs का कोर्स उन्होंने खुद ही मुझे, अच्छा अब तक मैंने उनको कोई रिस्पॉन्स नहीं था दिया अपनी जस्टिफिकेशन के लिए। उन्होंने मेरे से जस्टिफिकेशन मांगी थी कि आप बताएं जी हम आपको क्यों कंसीडर करें, आप ECTs वाला कन्वर्जन बताएं, आप रेलेवेंसी
डिफाइन करें। उस दिनों मेरी जो है आरपी की अपॉइंटमेंट थी, बिल्कुल आने वाली थी, मैं उनकी तैयारी में था, मैं उनको रिस्पॉन्स नहीं कर सका। तो तकरीबन 2 वीक्स बाद उन्होंने मुझे खुद ही बोला कि हम आपको एडमिशन लेटर देते हैं, आप इसको एक्सेप्ट करें विद 9 सीरीज। मैंने अब उसके ऊपर होमवर्क स्टार्ट कर दिया। होमवर्क क्या स्टार्ट किया, मैंने अपने टीचर से कंसल्ट किया। अब यहाँ पे मुझे कंसल्टेंट हेल्प आउट नहीं कर सकता। बहुत से लोग ये समझते हैं कि बहुत सारी चीज़ों में उनको कंसल्टेंट ने ही हेल्प करना है, आपको खुद थोड़ा सा करना पड़ता है कि जब आप स्टडी पे जा रहे हो तो कुछ चीज़ें आपको भी करनी खुद पड़ती करनी पड़ती हैं। अब उसमें बिल्कुल ये नहीं था कि मैं आपके ऊपर रिलाय कर रहा था। है। मैंने खुद होमवर्क क्या किया, मैं यूनिवर्सिटी गया, मैंने टीचर्स को कांटेक्ट किया, उनसे अपने सारे सब्जेक्ट्स की आउटलाइन मांगी। जब मैंने आउटलाइन मांगी तो मुझे पता चल गया कि मेरा सब्जेक्ट कौन सा कितना रेलेवेंट है। अब आपके पास काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं, आप एआई से हेल्प ले सकते हैं कि रेलेवेंसी को निकालने के लिए। पीसीटीज को मैंने कन्वर्ट किया, सारे टेबल्स बनाए, 17 पेजेस की मैंने एक रिपोर्ट बनाई अपनी रेलेवेंसी को डिफाइन करने के लिए, और मैंने वो भेजी, मुझे 2 दिन बाद एक्सेप्टेंस मिली। ओके। और मुझे उसी मंथ में एडमिशन लेटर मिल गया। अब होता क्या है कि स्टूडेंट को अगर रिजेक्शन आई है, स्टूडेंट अभी नहीं गया। अच्छा, बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक है, अब हो सकता है कि आपकी कोई एम्बिग्यूटी हो जिसकी वजह से आपको एडमिशन नहीं मिला। अब मोटिवेशन लेटर होगा, उसमें कोई एम्बिग्यूटी हो, आप उनसे पूछिए, आप उन्हें बोले कि एप्लीकेशन को दोबारा कंसिडर किया है, और उसके लिए आपको मेहनत खुद करनी है। लाइक अगर आप ये एक्सपेक्ट करें कि कंसल्टेंट ही सब कुछ करते, ऐसा नहीं होगा।